सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आईसीसी वर्ल्ड T20 के फाइनल की पहली फाइनलिस्ट टीम का अब फैसला हो चुका है। आज पहला सेमीफाइनल अबू धाबी में हुआ और बहुत ही शानदार तरीके से आखिर में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ ये बाजी पलट दी और 5 विकेट से ये अहम मैच अपने नाम कर लिया। एक मौके पर यह मैच ऐसा दिखाई दे रहा था कि इंग्लैंड बड़ी आसानी के साथ इसको जीतने में कामयाब हो जाएगा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने आज टॉस जीता और फौरन ही इस टूर्नामेंट के अमूमी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इंग्लैंड को पहले खेलने की दावत दी और इंग्लैंड की टीम ने 166 रन का एक अच्छा टारगेट न्यूजीलैंड के लिए सेट किया, एक बड़ा स्कोर बना दिया था और उसके बाद 60-65% ऐसा लग रहा था कि यह मैच न्यूजीलैंड के हाथ से निकल जाएगा, चूंकि एक तो सेमीफाइनल का प्रेशर, फिर बड़ा मैच, इंग्लैंड की मजबूत बॉलिंग लाइनअप और फिर बहुत ही जल्दी न्यूजीलैंड के ओपनर पहले मार्टिन गप्टिल आउट हुए, फिर कप्तान केन विलियमसन की बड़ी विकेट भी बहुत ही कम स्कोर पर इंग्लैंड की टीम हासिल करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन उसके बाद पहले डेवन कॉनवे ने बड़ी शानदार इनिंग खेली ओपनर मिचेल के साथ, डैरिल मिचेल के साथ। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नाकाबिले शिकस्त 72 रन की इनिंग खेली और फिर नीशम ने आखिर में आके जिस तरह से छक्के लगाए तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को यकीनन आसिफ अली की याद आ गई होगी, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच फिनिश किया था। बिल्कुल उसी तरह से नीशम ने वो छक्के लगाए। वो मैच फिनिश तो नहीं कर सके लेकिन 11 गेंदों पर 27 रन और उसमें 3 छक्के शामिल थे और उन छक्कों ने इस मैच का नक्शा पलट दिया और इंग्लैंड, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम समझी जा रही थी, जो बड़ी आसानी के साथ अपने ग्रुप के 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंची थी, इस टूर्नामेंट से आउट हो गई है और अब न्यूजीलैंड पहला फाइनलिस्ट बन गया। अब कल दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा और दुबई में वो मैच खेला जाना है और फिर वहां पर फैसला होगा कि अब न्यूजीलैंड का सामना फाइनल में पाकिस्तान से होता है या ऑस्ट्रेलिया से होता है। पाकिस्तान अपने 5 ग्रुप मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा है, इस वक्त हॉट फेवरेट है। गो के खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान की कुछ तबीयत नासाज है, दोनों को फ्लू हो गया है और उनको इस वक्त अंडर मॉनिटरिंग भी रखा जा रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों की तबीयत बेहतर हो जाएगी। कल दोनों मैच खेलेंगे, चूंकि दोनों एक मैच में, गुज़िश्ता मैच में शोएब मलिक और उससे पहले एक मैच में मोहम्मद रिजवान भी मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं। तो कल का सेमीफाइनल ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा आज के मैच से मुतालिक बात करते हैं। ये अबू धाबी में मैच हुआ, फाइनल दुबई में होना है, कंडीशन थोड़ी चेंज होंगी, न्यूजीलैंड को कितनी सूट करेंगी। आज टॉस जीतना न्यूजीलैंड के हक में गया या इंग्लैंड की टीम ने कुछ स्कोर कम किया, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। सलीम खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज केन विलियमसन ने टॉस जीता तो ऐसा लग रहा था कि उस वक्त न्यूजीलैंड के बॉलर नई बॉल से अच्छी बॉल करेंगे, मैच थोड़ा उनकी ग्रिप में आ जाएगा। लेकिन जब एक इनिंग कंप्लीट हुई, 167 रन, लग नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड हासिल करने में कामयाब होगा और फिर आखिर के 4 ओवर से पहले तक मैच था भी इंग्लैंड की तरफ। आखिर के 4 ओवर्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला न्यूजीलैंड। सलीम साहब जी बिल्कुल, बस अब बहुत हो चुका वाली बात है कि न्यूजीलैंड ने भी कहा कि हम फाइनल में आ नहीं रहे, बस दफा आना है हमको। तो वो फाइनल में आए और इंग्लैंड से उन्होंने बदला लिया वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का था उसकी शिकस्त का, और आखिरी 10 ओवर में उन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा रन बनाए। और आप समझिए कि एक प्लानिंग जो उनकी थी उस पर पूरा उन्होंने अमल किया, जिस तरह से उनको खेलना था। और वो बीच में एक आध कोई ऐसे ओवर का इंतजार कर रहे थे जहां पर उनको ज्यादा रन मिल जाते, वो ओवर्स उनको मिले और अपने प्लान पर अमल करते हुए ही वो मैच जीते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दरमियान में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी हो गया है और न्यूजीलैंड की टीम हार जाएगी, लेकिन उन लोगों को इतना ज्यादा टेंशन ही था कीवी प्लेयर्स को, और उन्होंने अपने प्लान पर कारबंद रहे और मैच ये जीता। और अच्छा मैच था और T20 इतना इंटरेस्टिंग ही होना चाहिए, वन साइडेड मैचेस का इतना मजा नहीं आता। साथ में आपने पाकिस्तान का भी थोड़ा जिक्र किया, वाकई ये चीज जो है पाकिस्तान के लिए भी सही नहीं है कि मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक जो है। बिल्कुल सलीम साहब, जरा ये पाकिस्तान की जरा सिचुएशन पर कल के मैच पर तो जरा आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन ये जो आज का मैच था उसमें चंद एक मनाजिर वो 14 जुलाई 2019 को लॉर्ड्स वाले भी नजर आए, जब बेन स्टोक्स ने वो एक मिड विकेट पर छक्का लगाया था और वो बाउंड्री के बाहर कैच हो गए थे। उस वक्त गालिबन जो इनके फास्ट बॉलर हैं लेफ्ट हैंडर, उन्होंने वो कैच लिया था और आज जॉनी बेस्टो उसी तरह छक्के को कैच करते हुए बाउंड्री से बाहर चले गए, जो उस वक्त ट्रेंट बोल्ट ने वो कैच लिया था। तो वो बिल्कुल मुमासलत थी दोनों मनाजिर में। उस वक्त इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही थी और आज न्यूजीलैंड की बैटिंग कर रही थी, तो वो उस शिकस्त का बदला ले लिया न्यूजीलैंड ने आज। बिल्कुल उस शिकस्त का बदला ले लिया। ब्रेयर स्टो ने जिस तरह कैच लेने के बाद
बॉल अंदर उछाली थी, लेकिन वो बाहर चले गए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि उनको खुद भी ऐसा लग रहा है कि छक्का हो गया है। जो बड़ी टीमें हैं उनकी फील्डिंग इसी तरह की होती है, या तो वो कैच ले लेते हैं या फिर छक्का भी नहीं होने देते। आपने देखा होगा जो पिछले भी कुछ मैचेस में इस तरह के काफी मनाजिर नजर आए। जो छोटी टीम है वो यूं सर ऊंचा करके गेंद को बाहर जाते देखती है, बड़ी टीमें ऊपर उछल उछल के कैचेस ले लेती है। फील्डिंग उनकी बड़ी जबरदस्त होती है। न्यूजीलैंड की टीम देखिए हमेशा से बहुत अच्छी है और T20 की भी एक मजबूत कुव्वत है, लेकिन अहम जो मैचेस होते हैं वहां उसकी बैड लक होती है। क्या होता है कि बिल्कुल हार जाती है, फाइनल हो या सेमीफाइनल हो। लेकिन अब उसके लिए एक जो थी उसको इंतजार था पता का, जो उसको नसीब हुई। और ये इवेंट हो रहा है यूएई में। यूएई के बारे में कहा जाता है कि जो गोरे हैं यहाँ पर इतना अच्छा नहीं खेल पाते, परेशान होते हैं मौसम से, पिचेस से। लेकिन आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी है और अब लेकिन सलीम साहब हम जब देख रहे हैं तो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों में से सिर्फ एक एशियन टीम पाकिस्तान ही पहुंच सकी। अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई इन 4 टीमों में जगह नहीं बना सका। और आज इंग्लैंड को वो जो जेसन रॉय और टेमल मिल्स की कमी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के दौरान ही वो आउट हो गए, अनफिट हुए, उनकी कमी ने कहीं कोई इफेक्ट किया, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता रहा बार बार। बिल्कुल, जो टीम का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है अगर वो मुतासिर हो तो फिर परफॉर्मेंस पे भी असर तो पड़ता है। तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा, क्योंकि मोइन अली ने अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने अच्छी हिटिंग भी की, लेकिन स्कोर भी इतना ज्यादा बुरा नहीं था। बजाहिर हो सकता है लोग बोलेंगे यार ये तो कम रन बनाए थे, लेकिन स्कोर बेहतर स्कोर था मैं समझता हूँ। आपने देखा होगा यूएई में कोई इतने ज्यादा भी बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं, 190, 200 या कुछ। तो एवरेज स्कोर ऐसे ही चल रहा है और बॉलिंग भी इनकी बेहतर रही थी। लेकिन T20 क्रिकेट में एक ओवर ही गेम का जो है वो चेंज कर देता है नक्शा। कभी आपको लग रहा होता है एक टीम जीत रही होती है, एकदम 2 विकेटें गिर जाती हैं, खेल चेंज हो जाता है या 2-3 छक्के लग जाते हैं। जिस तरह आसिफ अली हमारे लिए लगा रहे थे छक्के, उसी तरह आज न्यूजीलैंड के साथ भी हो, उनके प्लेयर्स ने भी इसी तरह की जो हिटिंग की, हार्ड हिटिंग, उसकी वजह से गेम पूरा चेंज हो गया और शायकीन के भी पैसे वसूल हो गए। आपने देखा होगा कि सारी दुनिया के लोग आए हुए थे मैच देखने, पाकिस्तानी भी थे, श्रीलंकन भी थे, इंग्लैंड के भी थे, और बड़ा माहौल ऐसा बना होता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का या किसी एशियन टीम का मैच हो रहा है कि वहाँ बड़े ढोल ताशे भी बज रहे थे। सलीम साहब, अब्दुल गफ्फार साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अब्दुल गफ्फार, ये इयन मॉर्गन जब टॉस हारे, ज़ाहिर उस वक्त कंफ्यूज तो होंगे, लेकिन जब 167 टारगेट न्यूजीलैंड के सामने रखा गया, उस वक्त नासिर हुसैन भी ये कह रहे थे कमेंट्री करते हुए कि 10-15 रन ज़्यादा बन गए और न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर अर्ली ऑन 2 बड़ी विकेटें गिर जाना, उसके बाद तो बड़ा ही शानदार कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। एक्सपेक्ट कर रहे थे आप न्यूजीलैंड से इस तरह का कमबैक? जी अब्दुल गफ्फार, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मैं मौजम सॉरी अरबाब, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत कम आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप न्यूजीलैंड से इस तरह का कमबैक जब केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल अर्ली ऑन ही आउट हो गए, अभी 10-12 रन ही थे, उसके बाद एक बड़ा पहाड़ सर करना था और नीचे मिडिल ऑर्डर में कोई बड़ा स्टार प्लेयर नहीं था, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिस पर जो कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर कर रहा हो। उसके बावजूद न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस क्या कहेंगे? चलें अब्दुल गफ्फार की तरफ जरा दोबारा चलते हैं, इनको रिकनेक्ट करते हैं ताकि उनके। तो सलीम साहब, ज़ाहिर न्यूजीलैंड की टीम ने हम देखा बहुत बड़े बड़े स्टार्स नहीं हैं, उनके कप्तान केन विलियमसन ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं, लेकिन ये टीम जेल इन होकर हमेशा आईसीसी इवेंट्स में बड़ा टफ टाइम देती है। वो 2019 का वर्ल्ड कप हो, 2015 का वर्ल्ड कप हो, फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तो इन्होंने जीती है, इंडिया जैसी बड़ी टीम को हराया। तो लेकिन फिर क्यों ये हमेशा डार्क हॉर्स समझे जाते हैं आईसीसी के इवेंट्स में, कभी इनको फेवरेट नहीं गिना जा रहा होता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, न्यूजीलैंड का जैसे आपने कहा कि इनके साथ ऐसा होता है, इनकी परफॉर्मेंस जो है, जो आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मैचेस होते हैं वहां पर जाके थोड़ा घबरा जाते हैं। क्या होता है कि एकदम से उनकी टीम बैठ जाती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने जीतना शुरू किया है, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो या यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप हो, अब जीत रहे हैं मैच। और आज के मैच में भी देखिए, जब शुरू में 2 विकेटें गप्टिल आउट हुए, विलियमसन आउट हुए, तो 50% लोगों की ये राय थी कि न्यूजीलैंड ये मैच अब हार गया, नहीं जीत सकेगा। लेकिन बाद में जो प्लेयर्स आए उन्होंने भी छोटी छोटी इनिंग्स खेली, अपनी ओपनर मिचेल खेलते रहे, बाकी थोड़ी थोड़ी उन्होंने इनिंग खेली और जो है मैच पूरा बना दिया और अपनी टीम को जितवा दिया। कोई टीम ऐसी ही जीतती है, जैसे फिर मैं पाकिस्तान का जिक्र लेकर आऊंगा, आप ये नहीं कहेगा कि अभी बाद में बात करेंगे। बात ये 5 मैच में पाकिस्तान के 5 मैन ऑफ द मैच है, मैच विनर है। इसी तरह न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसा ही है कि उनके पास भी, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते आपके बहुत बड़े बड़े नाम हैं और आते ही हैं भी बड़े नाम, लेकिन सारे 11 में ऐसा नहीं है।
लेकिन वो प्लेयर आते हैं और आके परफॉर्म करके अपनी टीम को जितवा देते हैं। जैसे हमारे साथ हुआ कि आसिफ के बारे में इतनी ज्यादा लोगों को उम्मीदें नहीं थी, लेकिन 2 मैचों में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मैच विनिंग इनिंग खेली। ऐसी टीमें जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है, जिनके प्लेयर्स को आप अहमियत नहीं दे रहे होते, क्या कह रहे होते चलो यार विलियमसन को आउट कर दिया, कप्टिल को आउट कर दिया, बस अब जीत लिया, पीछे से कोई आगे मैच जितवाया था। बिल्कुल, और जिस तरह आज नीशम और मिचेल ने पीछे से आगे मैच जिताया, अब इससे खतरे की घंटी ये भी बज गई अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फिर अभी तक एक बड़ी इनिंग ड्यू है। मार्टिन कप्टिल ने सिर्फ एक बड़ी इनिंग खेली, उन पर भी एक दूसरी और बड़े मैच की इनिंग ड्यू है। तो अब्दुल गफ्फार, ये अगर पाकिस्तान पहुंचता है फाइनल में, कल का सेमीफाइनल जीतता है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है न्यूजीलैंड पाकिस्तान के लिए फाइनल में? खासतौर पर आज जो नीशम ने बैटिंग की, जिस तरह से डैरिल मिचेल ने बैटिंग की, आउट ही नहीं हुए और मैच जिताया। इससे पहले इंडिया के खिलाफ भी वो मैच जिता चुके हैं अपनी टीम को। की जीत पर वाकई खुशी इसलिए हुई कि 2019 का जो हार्ट ब्रेक था उनका, वहां पर मैच टाई हुआ, सुपर ओवर टाई हुआ, लेकिन बाउंड्री की बुनियाद पे एक बड़ा मौजे का केस किस्म का आईसीसी का कानून था। लेकिन दूसरी जानिब जहां बात करें अरबाब आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, तो मेरे ख्याल में फिक्र छोड़िए न्यूजीलैंड की, अभी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बिकॉज हमने कल सेमीफाइनल खेलना है और ये सेमीफाइनल बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम यकीनी तौर पर बहुत अच्छी खेलती हुई आ रही है, 5 मैचेस लगातार जीते हैं, लेकिन याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ हमारा नॉकआउट मैचेस में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है आईसीसी इवेंट्स के अंदर। ऑल्दो हम उनके खिलाफ यूई में अच्छा खेलते हैं, यहाँ रिकॉर्ड भी हमारा अच्छा है और T20 फॉर्मेट में भी, लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में पता नहीं पाकिस्तान टीम उनके प्रेशर में आती है या हम थोड़ा सा समझ लीजिए कि नर्वस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अरबाब कल के मैच की बात कीजिए, उसी पे हमारा सब फोकस होना चाहिए। फाइनल तो फिर जब जीत जाएंगे कल तो फिर है हमारे पास 3 दिन बात करने के लिए, मैनेजमेंट भी सोचेगी, लेकिन मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। और गफार, जो खबरें आ रही हैं शोएब मलिक से मुताल्लिक, रिजवान से मुताल्लिक, इनको फ्लू है, थोड़ी तबीयत जरा नासाज हो गई है, तो ये फुली फिट हो जाएंगे? इम्कान है या कहीं बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाकर कहीं 1-2 तब्दीलियां टीम में करनी पड़े? देखिए मुझे तो थोड़ी सी जो है ना वो एक कहते हैं ना यहाँ पे आप कह सकते हैं भाई वैसे जर्नलिस्ट कह लें या फैन कह लें, थोड़ी सी बेचैनी जरूर हो रही है क्योंकि दोनों ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा। और दोनों के शुक्र है कि कोविड टेस्ट नेगेटिव हैं, बट कोविड और फिर जो सिम्टोमेटिक किस्म की इसमें मेडिकल एडवाइजरी क्या है ये मुझे नहीं पता कि आईसीसी क्या कर रहा है, लेकिन यूजली हम ऐसा करते हैं, हमने देखा है कि जो जितने दुनिया के बड़े इवेंट होते हैं कि वहाँ अगर कोविड टेस्ट आपका क्लियर आ भी जाए, बट चूंकि अगर आपको बुखार रहता है या आपको जुकाम रहता है तो आपको आइसोलेट जरूर किया जाता है, क्योंकि उससे खतरा ये होता है कि आपको पता है फॉल्स नेगेटिव टेस्ट का भी चांस मौजूद होता है। तो मेरे ख्याल में सवाली निशान है अरबाब, कल अल्लाह करे वो दोनों खेलें, पर जब तक वो 11 अनाउंस नहीं होती या पीसीबी खुद अनाउंस कर दे कि जी दे आर ऑल क्लियर टू प्ले, तो मेरे देह में तो एक डाउट है इन दोनों के हवाले से। सही, तो ज़ाहिर गफ्फार पीसीबी भी इस वक्त तक अभी तक कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है, और अगर कल भी दोपहर तक नहीं आती तो फिर ये शायकीन की बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाएगी। अब इनका रिप्लेसमेंट अगर हम देखें 15 में कौन हो सकता है? शोएब मलिक की जगह हैदर अली टीम में इन होंगे, और अगर रिजवान नहीं खेलते तो फिर सरफराज अहमद को मौका मिलेगा, फिर आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी टूट जाएगा, तो ये तो पूरा कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और इसी वक्त के लिए हम कहते थे अरबाब के जो आपने न्यूजीलैंड जो स्कॉटलैंड वाला मैच था या नमीबिया वाला, वहां आपको एक आध प्लेयर अपना जरूर ट्राई आउट करना चाहिए, जैसे हैदर को खिला लेते, सरफराज को खिला लेते। देखें आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये वर्ल्ड कप है, यहाँ तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब 4 मैचेस जीत के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके थे सेमीफाइनल के लिए, तो यहाँ पर ही तो आपको अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना होता है। देखिए ना, खुदा ना खास्ता अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो आउट है, लेकिन देखिए क्वेश्चन मार्क है क्योंकि दोनों ने प्रैक्टिस नहीं की, और दोनों के हवाले से टीम मैनेजमेंट से हमने जितना पूछने की कोशिश की या अपने जराये से, तो वो बताया तो जाता है कि दे आर होपफुल, लेकिन होपफुल होना मेडिकली अगर आप इस बीमारी को देखें या इस पर दुनिया की प्रिकॉशंस को देखें, तो ये मेरे ख्याल में इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन मार्क। अल्लाह करे वो दोनों खेलें, लेकिन हमने तैयारी बिल्कुल नहीं की अरबाब इस लम्हे के लिए कि हम कभी इसके लिए तैयार होते। ठीक है, तो सलीम खालिद साहब, अब ये अगर चलें दोनों खेलते भी हैं, लेकिन अगर उनकी कंडीशन 100% फिट नहीं होती और वो अपनी 80-90% फिटनेस के साथ खेलते हैं, तो ये फैसला ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर दोनों में से किसी एक की या दोनों की अगर तबीयत नासाज है, ख़राब है और इस कंडीशन में नहीं है कि वो 3.5 घंटे जाकर फील्ड में सर्वाइव कर सकें, तो फिर हमें किसी एक चेंज की तरफ या 2 चेंजेस की तरफ जाना पड़ेगा? ज़्यादा बेहतर डिसीजन फिर क्या हो सकता है, 80-90% फिटनेस के साथ, या फिर 100% फिट खिलाड़ी रिप्लेस करके टीम में लाया जाए? देखिए 80-90 तो बहुत है, अगर 80-90 भी हो तो खिलाया जा सकता है, लेकिन अगर 50-50 है या विजिबल है कि वो इतना अच्छा खुद को फील नहीं कर रहे, तो फिर खिलाने का फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे रिजवान है उनको विकेट कीपिंग भी करना पड़ेगी, ओपनिंग भी करना पड़ेगी, तो अगर वो 100% परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका टीम को ये नुकसान हो सकता है।
इसी तरह अगर शोएब मलिक के हवाले से है, उनका भी यही है, फिट हो तो बिल्कुल खिलाएं, लेकिन अगर सेहत उनकी इस काबिल नहीं है, कमजोरी फील कर रहे हैं, बुखार है, ये जिस तरह फ्लू है उनको, तो फिर मजबूरी अगर है तो फिर तो बिठाना भी पड़ सकता है। पाकिस्तानी टीम को जबरदस्ती खिलाना उनके साथ भी गलत होगा और टीम के साथ भी गलत होगा। लेकिन अभी ये पिक्चर इतनी क्लियर है नहीं, इत्तलात ऐसे सामने आई हैं। पीसीबी ऐसी बातें जो है वो मीडिया को नहीं बताता। अच्छा। वो चुपके से एक आध अपने दोस्तों को बता देता है, बाकी बता देता है फलाने की सालगिरह का केक काट दिया, फलाने का गिटार बजा रहा है। उनकी तो वीडियोस भी रिलीज कर दी जाती हैं ट्विटर पे। हाँ, असल जो चीज है वो ये है कि 2 प्लेयर जो है बीमार हैं, कल के मैच में शिरकत मशकूक है, प्रैक्टिस नहीं की, इसका पीसीबी ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, तो इसलिए तो जराए से ही लोगों को इधर उधर से पता चल रही है बातें, तो उसी पे चल रहे हैं हम लोग। तो चलें गफ्फार, एक लम्हे को हम सोचते हैं कि दोनों खेलेंगे, पाकिस्तान अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगा, उस कॉम्बिनेशन के साथ फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे हम 50-50 समझे मैच को, 60-40 पाकिस्तान के हक में समझें, क्योंकि ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ इंग्लैंड से हारी है, बाकी 4 मैचेस वो भी जीत कर आई है, वो टफ ग्रुप से, मुश्किल ग्रुप से जीत कर आई है। पाकिस्तान ने 3 मैचेस अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नमीबिया के साथ खेले, जो निस्बतन ज़ाहिर बहुत आसान मैचेस थे। तो ऑस्ट्रेलियन बड़ी टफ क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं और पाकिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ क्वालिफाई किया है। तो किसको एज हासिल होगा कल अगर पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाए? एक तो पहले सलीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको मेरा सलाम भी कहिएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतना अहम मामला है जी, सलाम पहुंच ये गया। बहुत अहम मामला है कि इस पर आपकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी। देखिए, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, कोई मजाक मैच नहीं है। आप अच्छी बात है कि आपने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, तो आपने ट्रेंड सेट किए, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपकी टीम की है, दैट शुड बी ऑफिशियली कम्युनिकेटेड। क्योंकि आप देखिए, इसमें 2 चीजें बड़ी अहम है, डॉक्टर और आईसीसी के प्रोटोकॉल क्या कहते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जहां तक दुनिया भर में ये एक प्रैक्टिस होती है, ऐसी जगहों पर जहां स्टेक बहुत हाई होता है, वहां पर सिर्फ कोविड टेस्ट के नेगेटिव आने से काम नहीं चलता। वहां पर अगर आपके सिम्टम्स मौजूद हैं तो एहतियाती तौर पर आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। आपको इंग्लैंड और जो इंडिया का टेस्ट मैच था उसका भी आपको सूरत याद होगा कि खौफ फैल गया था। और मुझे नहीं पता कि अभी शोएब और रिजवान के टेस्ट हुए हैं, पूरी टीम के क्या टेस्ट होने चाहिए, कल होंगे नहीं होंगे, इस पे क्लैरिफिकेशन जरूर आनी चाहिए थी। क्योंकि तमाम खिलाड़ी एक साथ ट्रैवल करते हैं, उसी ग्रुप में जहां तमाम खिलाड़ी एक साथ, आपको पता है इतने ज्यादा जेल होते हैं कि आपने देख लिया केक खाने की फुटेजेस हो या जो भी फुटेजेस हो, वो बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है। तो अगर 2 खिलाड़ियों को वहां पर टेस्ट जो है उनके नेगेटिव आए भी हैं, तो व्हाट अबाउट अदर प्लेयर, उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो गफार खुद से तो क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो आप लोगों ने और जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं सीनियर स्पोर्ट्स के, उन लोगों ने पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से कोई राब्ता किया तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं इस सिलसिले में? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई राब्ता इस सिलसिले में आप लोग का हुआ, अगर उन्होंने खुद से नहीं कोई इस बारे में खबर दी तो? डॉन के जो हमारे रिपोर्टर हैं अबू बकर, वो तो मौजूद हैं दुबई के अंदर, तो उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और फिर उन्होंने कंफर्म किया, वहाँ पीसीबी के जो मीडिया मैनेजर मौजूद हैं। तो बहरहाल ऑफिशियली ये नहीं अनाउंस हुआ। ऑफिशियली मतलब ये होता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज को अनाउंस करते हैं ताकि पूरे मीडिया आवाम तक बात पहुंचे। बट ये मीडिया ने रिपोर्ट किया वहाँ मौजूद अपने जराए से या फिर उनके मीडिया मैनेजर से बात करके। सही। तो जी सलीम साहब, यहाँ पाकिस्तान में किसी ने पीसीबी से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ मैं, और कहीं से कोई कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई? देखिए, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन यकीनी तौर पे हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने तो बात की पीसीबी के किसी नुमाइंदे से, और उन्होंने फिर मेंशन भी किया, उनको कोट भी किया अपनी खबर के अंदर। डेफिनेटली किया होगा, इतनी बड़ी चीज है तो जब ये खबर बाहर आई तो फिर जरूर सबने बात की होगी पीसीबी से। लेकिन बजाय 50 लोगों के फोन कॉल का जवाब देने के, क्या ये अच्छा नहीं होता है कि एक ट्वीट कर देते या एक व्हाट्सएप के जो ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें एक मैसेज कर देते? और सलीम साहब, ये किसकी तरफ से होता है? ये समीउल हसन बर्नी साहब की तरफ से ये ट्वीट या ये व्हाट्सएप में मैसेज होना था, क्योंकि वही मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं गालिबन पीसीबी के? जी, डायरेक्टर तो वही है, लेकिन वही इंस्ट्रक्शन देते हैं लोगों को कि कौन सी खबर आनी है, कौन सी नहीं आनी। अपने लोगों को तो उनको हिदायत देनी चाहिए थी, लेकिन जो दूसरे मीडिया मैनेजर वहाँ मौजूद है यूएई में, वो खुद भी कर सकते थे। इसके लिए शायद उनको इजाजत की जरूरत नहीं थी। इस वक्त हम ये कोशिश करते हैं कि समीउल हसन बर्नी साहब को जरा फोन मिलाया जाए और उनसे कोशिश की जाए कि अगर वो 2 मिनट में आकर इस खबर से मुताल्लिक कोई अपना वर्जन दे दें। इस दौरान अब्दुल गफ्फार, एक लम्हे को अगर हम एज्यूम करें दोनों प्लेयर फिट हैं और कल खेलते हैं मैच, तो फिर हम अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के चांसेस की बात करें, फिर किस तरह से कंपैरिजन होगा दोनों टीमों का? ज़ाहिर है इस टूर्नामेंट में तो पहली बार से सामने आ रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा टफ ग्रुप क्रॉस करके आई है। पाकिस्तान ने गो के न्यूजीलैंड और इंडिया को शिकस्त तो दी, उसके बाद 3 थोड़े निस्बतन आसान मैचेस खेले हैं, तो थोड़ा रिलैक्स होगी पाकिस्तानी टीम। ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी टफ क्रिकेट खेल कर आ रही है। देखिए, ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड देखें, ये वाहिद फॉर्मेट है क्रिकेट का जिसमें पाकिस्तान ने
ऑस्ट्रेलिया को स्लाइड डोमिनेट किया है। 12 मैचेस हम जीते हैं, वो 9 मैचेस जीते हुए हैं। हम यूई के अंदर भी उनसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट की इस वक्त पाकिस्तान की फॉर्म को देखिए तो पाकिस्तान के तमाशाई हो, क्रिकेटर्स हो, हम सब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। बट मैं हमेशा समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम नॉकआउट मैचेस में एक बहुत खतरनाक टीम है। गो के T20 वर्ल्ड कप की आज तक नहीं जीते, और वाहिद जो नॉकआउट मैच जीता है उन्होंने वो अगेंस्ट पाकिस्तान ही जीता है। उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं रही। टीम बहुत उनकी भी बैलेंस है। डेविड वार्नर और आरन फिंच दोनों फॉर्म में आ गए। ये वो दोनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में सबसे ज्यादा रन भी बनाए हुए हैं। तो पाकिस्तान को बड़ा जो है ना वो एक प्रोग्रेसिव किस्म का यहाँ पे जो है ना अपनी अप्रोच रखनी होगी। हम बहुत नेगेटिव होगी या प्रिकॉशन के साथ नहीं खेल सकेंगे। हमें हराना है अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो हमें कहते हैं ना थोड़ा सा चढ़ के खेलना होगा। हमें थोड़ा होश के साथ भी खेलना है, लेकिन थोड़ा इंटेंट दिखानी होगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अटैक करेगा, वो कभी भी नहीं ऐसा नहीं करेंगे कि वो पहले 6 ओवर के अंदर विकेटें बचाने के लिए जाएं। आरन फिंच हो, डेविड वार्नर हो, वो अटैक करेंगे। उनके पास नीचे भी मैक्सवेल मौजूद है, उनकी बॉलिंग के अंदर क्लास है। उनके पास ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क की सूरत में एक मैच विनर बॉलर मौजूद है। हमारे पास भी शाहीन मौजूद है। तो 55-45 में कहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस, बट ऑस्ट्रेलिया नेवर इजी टीम टू बीट इन द नॉकआउट। सही। अब सलीम साहब, जाहिर है हसन अली, फखर जमान, अभी तक इन दोनों की तरफ से कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन बाबर आजम मुस्तकिल इनको बैक कर रहे हैं। वो कि जो क्रिकेट के आम शायकीन है वो हसन अली की परफॉर्मेंस से कोई इतने खुश नहीं है। फिर फखर जमान का T20 क्रिकेट में जो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिस तरह उनका बैटिंग स्टाइल है और इन विकेटों को सूट भी करता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बड़ी इनिंग, कोई खास काबिल जिक्र कारकर्दगी जाहिर है सामने आई नहीं। कल कोई इनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखें ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को देखते हुए? फखर जमान बैटिंग में कहीं कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, कोई बेहतर इनिंग सामने आ सकती है। उनकी बैटिंग लाइन को देखते हुए हसन अली की बॉलिंग, कल बड़े मैच में बड़े प्लेयर ज़ाहिर परफॉर्म करते हैं, इससे पहले उन्होंने किया भी है। तो इन दोनों से कोई उम्मीद हम लगाएं जो अब तक वीक लिंक समझे जा रहे हैं, कल वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट के तौर पर सामने आए? बिल्कुल उम्मीद लगाएं। कभी भी ऐसा नहीं हो टीम के 11 में से 11 खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करें। कुछ की परफॉर्मेंस तो 19-20 रहती है। फखर एक बहुत जबरदस्त बैट्समैन है जो अगर चल पड़े किसी मैच में तो तने तना वो जितवा सकते हैं। इसी तरह हसन अली ने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया था। वर्ल्ड कप उनके लिए इतना अच्छा नहीं गुजरा और महंगे साबित हो रहे हैं वो, लेकिन विकेटें बीच बीच में ले लेते हैं। वो दोनों अच्छे प्लेयर हैं, मुझे दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो सकता है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस जो है सामने आए। अच्छी बात यह है कि कैप्टन भी उनको बैक कर रहे हैं। बाबर आजम की जो मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस देखी थी उसमें उन्होंने बड़ा उनको सपोर्ट किया अपने दोनों प्लेयर्स को। बात यही होती है कि कोई अच्छा प्लेयर कर रहा है परफॉर्म, उसकी तो सभी तारीफें कर रहे होते हैं। कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसी वक्त उसे बैक करने की जरूरत होती है, खास तौर पे कैप्टन को। पाकिस्तान टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक रिदम में आ चुकी है, 5 मैचेस जीत चुकी है, तो इसीलिए इसको टीम को बरकरार रखा हुआ है। आप फखर की जगह किसी और को लेकर आए तो क्या गारंटी है कि वो भी परफॉर्म कर जाए, या इसी तरह हसन की जगह किसी को ले आए। लेकिन ये लोग, आप एक चीज और इम्पोर्टेंट देखेंगे, जब फील्डिंग कर रहे होते हैं फखर तो कितने रन बचाते हैं वो। उनकी फील्डिंग बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छा। वो इसी तरह हसन अली है, वो टीम मैन है, वो टीम को उठा के रखते हैं, एक एनर्जी है उनके अंदर। तो मुझे उम्मीद है इन दोनों से कि परफॉर्म करेंगे वो सेमीफाइनल में, अगर फाइनल में टीम इंशाल्लाह पहुंचे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू दोनों सुने, इनका तबसरा और तज्जिया सुना कि दोनों को ये उम्मीद है कि कल पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगी और ये विनिंग कॉम्बिनेशन भरपूर कामयाबी के साथ फाइनल तक पहुंचेगा। लेकिन कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि शोएब मलिक या रिजवान और इनके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन पीसीबी की तरफ से नहीं आई, जो कि जल्द अज जल्द आनी चाहिए ताकि शायकीन को भी ये बात पता चल सके कि कल के मैच के लिए दोनों फिट हैं और कोई टीम में तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही। इससे मुतालिक पीसीबी की तरफ से ज़रूर कोई कंफर्मेशन आनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में आज बड़ी अहम समाअत हुई, जिसमें खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी पेश हुए, उससे मुतालिक मज़ीद गुफ्तगू की। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS के असखुद नोटिस केस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे और जिम्मेदारों का तयन करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सानिया APS केस में अदालत के तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप आएँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वालिदैन को मुतमईन करना ज़रूरी है।
वालिदैन चाहते हैं कि उस वक्त के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि मैं कानून की हुक्मरानी पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। अदालत ने वज़ीर आज़म से इस्तफसार किया कि आपने कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की, जिस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारी सूबाई हुकूमत थी जो सिर्फ लवाहिकीन को मुआवजा ही दे सकती थी, जो कि दिया भी गया। वज़ीर आज़म के जवाब पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लवाहिकीन के जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म से कहा कि अब आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आपको कौमी सलामती से मुताल्लिक इक़दाम करने से किसने रोका है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे लिए कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। अगर अदालत हुक्म दे तो हम किसी के खिलाफ भी कार्रवाई या मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कमीशन रिपोर्ट पेश की गई है उसमें सिर्फ निचली सतह के लोगों का जिक्र है, जबकि बड़े लोगों का कहीं नाम मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इस रिपोर्ट के बारे में अटॉर्नी जनरल ने बताया था और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ज़्यादातर मामलात अखलाकी जिम्मेदारी के हैं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, जिन्होंने एपीएस के बच्चों को शहीद किया है। क्या हम उनके साथ मुज़ाकरात करके शिकस्त की एक और दस्तावेज पर दस्तखत करने तो नहीं जा रहे? जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बारे में तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद और जिम्मेदारान का तयन करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया और वाजे कर दिया कि 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाने वाली हुकूमती रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म के दस्तखत मौजूद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह हिदायत एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हुकूमत की जानिब से कलअदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात की खबरें सामने आ रही हैं। कलअदम टीटीपी ने 16 दिसंबर 2014 को पिशावर एपीएस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 144 बच्चों समेत 150 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए थे। आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले में शिद्दत पसंदों के हमले के बारे में हक़ाइक़ मालूम करने के लिए तश्कील पाने वाली अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस वाक़े को सिक्योरिटी की नाकार दिया था। अब 4 हफ्ते में हुकूमत को रिपोर्ट अदालत में एक बार फिर जमा करवानी है। इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, ब्रिगेडियर टाइट हारिस नवाज साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर साहब, अब ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर पेश हुए, उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारी वफाकी हुकूमत नहीं थी, सूबाई हुकूमत थी, हम सिर्फ मुआवजा ही दे सकते थे, इसके अलावा हम क्या कर सकते थे वो हमने किया भी। तो क्या वाकई हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद था कार्रवाई करने का, या हुकूमत सिर्फ यही कर सकती है इस तरह की किसी भी सानिए के बाद कि मुतल्लिका लोगों को मुआवजा दे दे और बरी जिम्मा हो जाए? बहुत अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म की तरफ से जब इस तरह का बयान दिया जाए तो वो उनकी मैं क्या कहूँ, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा ही सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी रही है और ये कोई नई बात नहीं है। और पुलिस का जो शोबा है उसके अंदर तमाम के तमाम उसकी रिक्रूटमेंट से लेकर उनकी सारे मामलात को सूबाई हुकूमत ही देखती है। इसका मतलब ये है, जो उन्होंने बात की उसका मतलब मैं यही लूँगा कि शायद उस वक्त भी उनको आइन का और कानून का कोई इदराक नहीं था, और आज जब उन्होंने ये बात की तब भी उनके पास इसका कोई इदराक नहीं था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इदराक था या नहीं था, सवाल तो ये है कि क्या उस रिपोर्ट की जो सारी बात चल रही थी उस पर क्या काम किया सूबाई हुकूमत ने। बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी लैब्स का जो सिलसिला था उसकी जिम्मेदारी आयद की गई थी सिक्योरिटी के मामलात को सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी और जो सिविलियन सेटअप है उसके ऊपर भी। उससे आगे वाली बात जो है जिसकी वजह से आज जो सारी बातें हुई यूं हैं कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, वो हो रहे हैं, व्हाट ट्रिगर्ड दैट। अब एक तरफ हम फैटिफ की तरफ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे जीएसपी प्लस का मामला जो है वो भी रिव्यू में आया हुआ है, और ये सारे मामला जो हैं और जिस तरीके से चल रहे हैं, और हम टीएलपी के साथ करते करते टीटीपी के साथ आप मुज़ाकरात में चले गए जिन्होंने जिम्मेदारी की आपके बच्चों को शहीद करने की, और फिर आपने एहसान को गिरफ्तार भी किया और फिर उसकी वीडियोस भी लीक हुई जो उसने जेल से की और बाद में फरार भी हो गया। सो आई थिंक ये इतनी मामूली सी बात नहीं, इट इज नॉट जस्ट द रिपोर्ट, मोर देन व्हाट आई कैन सी।
अख्तर साहब, क्या इन मुज़ाकरात करने के अलावा भी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है? सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन ज़रा ब्रिगेडियर साहब को भी मैं गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। ब्रिगेडियर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर पेश हुए, अदालत ने बरहमी का इज़हार किया कि वो वालिदैन जिनके बच्चे शहीद हो गए वो इस पूरी कार्रवाई से, तहकीकात से मुतमईन नहीं है। ये दूसरी हुकूमत है, गुज़िश्ता हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकी, ये हुकूमत भी उन वालिदैन को मुतमईन नहीं कर सकी। क्या हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है कार्रवाई करने का, इख्तियार नहीं है, मामला क्या है? देखें अरबाब, बात यह है कि मुझे एक समझ नहीं आती कि हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अगर जिस तरीके से वहाँ पर उनको बुलाया गया और उसके बाद एडमॉनिश किया गया और फिर उसके बाद ये कहा कि जी आप अपने साइन करके रिपोर्ट में भेजें, आई थिंक ये चीज़ें देखने की हैं कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं। विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आई फील कि ये ज़रूर हमें देखना चाहिए कि हेड ऑफ गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, और आप TLP पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम ने असम्बली को मैंडेट दिया, असम्बली ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चुना, और अब ये हुकूमत जिम्मेदार है अवाम के बेस्ट इंटरेस्ट में सर्टन नेगोशिएशन करने के लिए, उसके बाद उसका जो भी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट के अंदर डिसीजन लेने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने सरेंडर कर दिया है, आपने TLP पे से क्यों बात कर रहे हैं, ये आई थिंक ये ह्यूमन राइट्स में तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में आता हूँ, बट अदरवाइज ये हुकूमत को करने देना चाहिए, इसलिए कि आप इट इज़ नॉट, यू कांट गो इन अनएंडिंग वॉर। सेकंड ये है कि अगर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे और उसके बाद कितने लाखों लोग मर गए थे, बट टुडे जापान एंड अमेरिकन आर सिटिंग टुगेदर। लेकिन हाई साहब, इसी तरीके से जो APS से मुताल्लिक जो अदालत ने बरहमी दिखाई, वो इसलिए दिखाई चूंकि ये जो 150 शोधा थे उनकी फैमिलीज़ मुतमईन नहीं है। जिस तरह से अब तक जो भी तहकीकात हुई, जो रिपोर्ट सामने आई, जिन लोगों को सज़ाएं दी गई, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मॉरल अथॉरिटीज़ बनती थी, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी बनती थी, वो बच निकले हैं। उस पर एतराज़ है उन लोगों को कि हुकूमत ने उससे मुताल्लिक सही कार्रवाई नहीं की। देखें, जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये एक्शन किया था, वो मोस्टली दे हैव बीन पनिश्ड, दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, और उसके जो लीडर्स हैं ज़ाहिर है कि वो बच के निकले हैं। जो इसकी सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल थे, अगर आर्मी की बात थी तो आर्मी ने आई एम श्योर कि 100% ज़रूर एक्शन ले लिया होगा, बिकॉज हमारी इंटरनल जो एक इंक्वायरी होती है बड़ी सख्त होती है और उसमें भी डोंट लीव। सेकंड ये कि इस तरीके से बयानात प्राइम मिनिस्टर के भी आ जाने जी कि मैं वो इसको जो पुराने भी हैं उनको भी देखना चाहिए केसेस को, और ये पुराने सिलसिला देखना चाहिए कैसे हुआ जब 80,000 हमारे लोग शहीद हो गए, उसके कौन कल्प्रिट से। गवर्नमेंट्स डिसीजन लेती हैं, गवर्नमेंट डिसीजन जो लेती हैं उनको बाद में आप बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग मशीन जरूर हो सकता है, आप ट्रू फाइंडिंग भी कर लें एंड देन फाइंड के क्या गलती। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर गवर्नमेंट डिसीजंस लेती हैं, लेने चाहिए, या फिर स्टेक होल्डर्स को आप नज़रअंदाज कर दें और खुद से आप सारे डिसीजंस लें? नहीं, देखें, जो यहाँ पर जो इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग जो भी ट्रू एक कमीशन बनाया जाता है, जो इंक्वायरी होती है उसमें आप सारे डिटेल लेते हैं, और उसके बाद आप उसके बाद लेसन लर्न के लिए कहते हैं कि आइंदा के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आज से 50 साल 20 साल पहले लोगों को यू कांट पनिश कि वो हुकूमत ने डिसीजन लिए थे, दे हैड देयर ओन रीजन। इसलिए मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर ऐसी बातें करना ये हमें नहीं चाहिए, और डेफिनेटली अगर TLP से बात होगी तो ये जो एक डिसीजन है वो ये है कि किसी हालत में भी जो APS के बच्चों के क्राइम में इन्वॉल्व हैं या हीनस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आइन और कानून को एक्सेप्ट करते हैं, हथियार डालते हैं, वो लोग जो नॉर्मल क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनको मेरे ख्याल में अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको इजाजत दी जाएगी। चले, उनको दी जाएगी, ठीक है। ब्रिगेड साहब, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ से। तो अख्तर साहब, अब ये जस्टिफिकेशन ये हुकूमत की तरफ से भी आती है कि जो बहुत ही नॉर्मल क्राइम्स है, जिन्होंने माइनर से क्राइम्स किए हैं, उनसे हम मुज़ाकरात नेगोशिएट करने जा रहे हैं, और वो जो APS या इस जैसे दूसरे हमलों में मुलविस रहे हैं उनके साथ बात नहीं की जाएगी। लेकिन जब ये नॉर्मल या माइनर क्राइम्स करने वालों के साथ भी बात हो रही है तो मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स उस पर भी सवाल उठाते हैं कि हमें नहीं ऑन बोर्ड दिया जा रहा। जिन 80,000 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो अपनी जगह एहतजाज करते हैं। फिर अख्तर साहब देखिए, बात के दो पहलू हैं। एक तो ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट की बात है, और दूसरा है स्टेक होल्डर्स की बात। इसमें स्टेक होल्डर जो है वो पूरे अवाम हैं। स्टेक होल्डर्स 2, 4, 5, 10 लोग नहीं हैं। ये एक कौमी सलामती की बात है, ये एक पॉलिसी की बात है, और हुकूमत वक्त को हक हासिल है कि वो पॉलिसी एक इख्तियार करे। उसमें अदालतों को कोई डिक्टेशन
का इख्तियार नहीं है, आइन उसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कि अदालत बताएं कि कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए और कैसी पॉलिसी आप बनाएंगे और कैसी पॉलिसी ठीक नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि आप जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की, अदालतों का काम प्राइम मिनिस्टर को बुला के एडमॉनिश करना नहीं है। ये आईनी इदारे हैं, आईनी ओहदे हैं, और आइन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स ना चीफ मिनिस्टर को बुलाया जा सकता है, ना किसी मिनिस्टर को बुलाया जा सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर को तलब किया जा सकता है। अच्छा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे जो है वो गवर्नेंस, मैं इस बात पे बिल्कुल हूँ कि इसकी सेंसिटिविटीज बहुत है, लेकिन हुकूमत जो है और अदालत भी जो है, उनको सेंसिटिविटीज जो होती है ना इस तरह की, उससे बालातर होके कौमी मफाद की बात करनी है, कानून की बात करनी है और लॉन्ग टर्म में करनी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लोग हथियार डाल देते हैं, जो लोग तौबा ताइब हो जाते हैं, उनको आप मुल्की धारे में वापस लेके आते हैं और उनके साथ आपका जो है वो कता ताल्लुक जो है वो नहीं होता। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए इसके प्रोसेस का चलता रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इश्तार औसाफ साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब 4 हफ्ते का वक्त की जानिब से हुकूमत को दिया गया है, 4 हफ्ते में इस सिलसिले में रिपोर्ट हो अदालत में तलब की गई। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कानून साजी के लिए हुकूमत को जो मुश्किलात दरपेश हैं, सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों की तरफ से भी, इस सिलसिले में मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन के सामने इस वक्त खासी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। हुकूमत के इत्तेहादी भी इस वक्त उससे कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आज से ठीक 1 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात और EVM पर इत्तेहादियों से मुलाकात की थी, उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की थी, उन्हें यकीन दिलाया था कि जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक उन्हें हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद इन इत्तेहादियों को कुछ इत्मीनान हुआ था। लेकिन कल हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना के इजलास में इंतखाबी इस्लाहात और कई अहम मामलात पर 11 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का ऐलान किया गया। लेकिन आज हुकूमत ने अपने इस फैसले को वापस लेकर पार्लियामेंट का कल होने वाला मुश्तरका इजलास कुछ दिन के लिए मौखर कर दिया है। इजलास मुलतवी क्यों किया गया है, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में यह भी बता दिया। कहा कि हमें उम्मीद है कि अपोजिशन इन इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहे-अमल इख्तियार कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो तब भी हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है और हम नेक नियति से ये कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा हो। इस सिलसिले में स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से एक बार फिर राब्ता करने का कहा गया है ताकि एक मुत्तफ़िका इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। लेकिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने की वजह इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो वजह फवाद चौधरी बता रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इजलास इसलिए मुलतवी किया गया है क्योंकि EVM पर हुकूमती इत्तेहादियों यानी काफ लीग और MQM के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इत्तेहादी हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ना तो ब्रीफिंग दी गई है और ना ही इसका तरीक़ाकार बताया गया है। इत्तेहादियों ने हुकूमत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो आंखें बंद करके किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमती इत्तेहादी हैं, इसलिए हमसे भी मुशावरत की जानी चाहिए। MQM EVM पर अपने खदशात दूर करने की बात कर रही है। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक का यह कहना है कि इजलास से पहले EVM पर हम मुशावरत चाहते हैं। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का इजलास मौखर होने पर यह कहना है कि मुस्लिम लीग काफ भी एक सियासी जमात है और उसे भी एतमाद में लिया जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म एतमाद में लेते तो आज ये ना हुआ होता जो हो रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं अब्दुल कादिर मंतुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मौजूद हैं। तो कादिर साहब, कल हमने देखा कि हुकूमत 2 बिल्स पास कराने में नाकाम हुई। आज हुकूमत के 2 इत्तेहादी हुकूमत के सामने उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात पेश किए और हुकूमत को कल का यह इजलास मौखर करना पड़ा। ये सूरत हाल कितनी हौसला अफजा है इस वक्त अपोजिशन जमातों के लिए? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि कल हुकूमत कौमी असम्बली के अंदर जो 2 नहीं 3 बिलों पे शिकस्त हुई है जी। एक हुकूमत ने पेश पास जो और 2 बिल हमारी तरफ से, एक मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद हुसैन साहब की तरफ से और एक मेरी तरफ से।
जावेद हुसैन साहब का आर्टिकल 63 से मुतालिक था और मेरा बिल जो था वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की वजह से था। तो इसके लिए बाकायदा काउंटिंग की गई है। काउंटिंग में हमारे 117 थे और 4 निकले, बल्कि दूसरे बिल में जो है वो स्पीकर साहब ने ऐसा कर दिया और वो कर दिए कि अपोजिशन के मेंबरान ज्यादा है, तादाद नहीं बताई। अब इस हवाले से आपको याद होगा फिर कल शाम को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तमाम अपोजिशन के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इशारा किया गया है जिसमें अमल तय करने के लिए। और आज एग्जैक्टली बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से इशारा दिया गया अपोजिशन। आज आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एहतियाती और मेंबरान को बुलाया और उसके अंदर ये आज की सेशन जो है वो नोटिफाई हो चुका था, सर्कुलर निकल चुका था, मैसेजेस आ गए, मीडिया ने चला दिया। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने एहतियाती का जो इंतजामात जो उसका यकीनन एहतियाती अपनी जगह पे सही है और मस्ती पर जहाँ धक्का मारा गया और पीटीआई को मसलत कर दिया कराची की सुप्रीम कोर्ट, मैं समझ रहा हूँ कि एमक्यूएम को तो पहले दिन से एहतियाती बननी चाहिए। पर कह रहा है दुरुस्त है, आज एमक्यूएम ने भी अपनी आवाज उठा ली है। और फिर दूसरी बात टीटीपी के साथ जो हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें भी एमक्यूएम ने अपनी बात की और भी पाकिस्तान में मुतालिब जमातें तो उन्होंने भी सरकारें शुरू कर दी है। तो सवाल ये है कि हुकूमत पहले यही होगा। अरबाब साहब को जब ये बात करते थे कि पंजाब में 7 सीटों का फर्क है, हम आसानी से अदम तहरीक का बुजदार पास करा सकते हैं। और यही बात हम पार्टी जो 4 सीटों पे खड़ी है, 4 में अताउल्लाह मंगल साहब की पार्टी जो है वो अलग हो चुकी है। एमक्यूएम का रवैया आपके सामने काफी अपनी जगह पे है। और फिर खुद कादिर साहब आपकी ये तजवीज़ तो ज़ाहिर है उस वक्त भी मौजूद थी, आप लोग ये तजवीज़ अभी भी लेकर आना चाहते हैं। इत्तेहादी जमातें उस वक्त भी कहीं कुछ नाराज़ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर जो दरमियानी अरसा गुजरा उसमें हमने देखा हुकूमत ने इन इत्तेहादी जमातों को और अपनी नाराज़ ग्रुप को मना लिया था। काफ लीग को वजारत दी गई, एमक्यूएम को भी राज़ी कर लिया गया। अब एक बार फिर ये इत्तेहादी जमातें इस वक्त खदशात का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, अपने आप को एतमाद में ना लेने का। इनके ये खदशात तहफ़्फ़ुज़ात इसको हम रिवायती समझें, पहले की तरह एक बार फिर मान जाएंगे, या अपोजिशन और आप लोग इनसे कुछ राब्तों में हैं और इनको अवाम की मुश्किलात से मुताल्लिक कुछ बताया जा रहा है? यकीनन हम भी राब्ते में हैं और यकीनन ये हर जमहूरी हुकूमत जमहूरी पार्टी का हक है कि वो एक दूसरे से रब्ता करे। यकीनन हम भी रब्ते कर रहे हैं और इस हवाले से खुद इसके अलावा खुद एमक्यूएम की मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के लिए मैप करें। खुद नूर आलम खान साहब जो पीटीआई का कौमी असम्बली है वो असम्बली में पीटीआई के खिलाफ आमिर लियाकत का मैंने मिसाल दी है। कराची के इनकी इस वक्त 13 एमएनए है, फैसलवाड़ा तो निकल गया और इस 13 एमएनए में मुश्किल से 1 या 2 एमएनए मिनिस्टर बने हुए हैं, वो खुश है, बाकी कोई भी नहीं खुश से। और फिर जारी बात है कि जो महंगाई का तूफान है, जो पेट्रोल आपके सामने 146 रुपए का हो चुका है, हुकूमत के नुमाइंदों ने 175 का इंडिया दिया है और फिर जिस तरह आईएमएफ के साथ दिए, महंगाई आप आसमान से बातें कर रही है, ये सारी सूरत जाम में अपने हल्के को या अपने अवाम को सही कादिर साहब ये सारी अवामी परेशानियां तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन का जो बुनियाद है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है उस पर हुकूमत ने उनको एतमाद में नहीं लिया। अब इससे मुतालिक जरा प्राइम मिनिस्टर का आज का एक जुमला आप सुन लें, फिर मैं इससे मुतालिक आपसे सवाल करता हूँ। इनको पता था इनके दौर में हमेशा पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने क्यों इसकी मुखालफत की और इलेक्शन कमीशन उसने क्यों मुखालफत की, क्योंकि ईवीएम मशीन से क्या होना है, जैसे इलेक्शन खत्म हो सीधा रिजल्ट आ गया। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज़ क्या होगी। तो कादिर साहब अपोजिशन जमातों का तो चले समझ आता था कि आप लोग चूंकि अपोजिशन में इसलिए इस कानून साजी की मुखालफत कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ में, ये इत्तेहादियों को भी, और ज़ाहिर है ये बड़ी तजुर्बेकार सियासी जमातें हैं, काफ लीग और एमक्यूएम, जो एमक्यूएम तो कमोबेश हर हुकूमत का हिस्सा रहती है, तो इन लोगों को भी इस पर एतराज़ है। लेकिन वज़ीर आज़म अब भी बज़िद हैं कि हमें इस ईवीएम को लाना है और अगले इलेक्शन इसी के तहत करवाने हैं, तो फिर अब किस तरह से रोका जाएगा हुकूमत को? ये तो आप बात मान लेने की हुकूमत को हमने रोक ली है। हमने कल 2 बिल पास करा दिए अपने
और हुकूमत की मुसरत करा दी है, हमने अपने अक्सरियत शो कर दी है। आज हुकूमत ने घुटने टेक दिए। ज्वाइंट सेशन इजलास गालिबन पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है जो इजलास बुलाने के बाद अभी आधा घंटा पहले मुझे मैसेज आया एज ए MNA या तमाम हमारे MNA साहबान को अभी पहले मैसेज आ गया है कि कल के इजलास में रात का आप देख रहे 12 बजने वाले और मैसेज अभी आता है। तो इससे ज्यादा शिकस्त क्या हो सकती है? तो यही हमारा मौक़िफ़ था और हुकूमत और उनके वजीरों का जो बिल्कुल यानी गुंडों की तरह उनका रवैया था। हम तो इसी EVM मशीन की तहत कराएंगे। तो भाई करा के देख लो, मानेगा कौन? यही मशीन, यही कौमी असम्बली में इनकी अक्सरियत की पहले उन्हें पास करा दिए, सेनेट से पास नहीं होने दिए, फिर 90 डेज का बना के उन्होंने एक लॉ निकाल के और उसमें जॉइंट सेशन में लगाना चाह रहे थे। जॉइंट सेशन भी आज नाकाम हो गया क्योंकि कल ही हमने कौमी असम्बली चुका है। अब इसका मतलब ये है कि देखिए हमने अपनी बात तो मनवा ली, अब वज़ीर आज़म साहब इस बात पे क्यों बज़िद है कि वो एक बटन पे 2023 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है अवाम के साथ है, क्योंकि उनको पता है जिन लोगों ने 2018 में इनको लाया वो खुद पछता रहे, वो खुद रो रहा है कि हमने किस बला को लिया है। तो आप सूरत हाल ये कि शख्स आज एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है, कोर्ट को बोलते हैं आप कमीशन बना दो PS के बच्चों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट उनको बता रहे कि कमीशन बन भी चुका है, रिपोर्ट आ भी चुका है। सही, इससे आगे में क्या बात? ठीक है, चलें, ऑपोजिशन इसको कल के इजलास को मौखर होने को करार दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन हुकूमत ने इस कानून साजी के लिए कुछ वक्त लिया है। ज़ाहिर है हुकूमत मजीद तैयारी करेगी, अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करेगी ताकि भरपूर कुव्वत के साथ इस कानून साजी को किया जा सके और असम्बली में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को शिकस्त दी जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।